वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज पब्लिक चैट में कंफर्म करिए। गुड इवनिंग महेश जी, वेरी गुड इवनिंग कविता जी। चलिए, थैंक यू कविता जी। प्रदीप जी गुड इवनिंग। रंजना वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं सब लोग? एकदम ठीक ठाक। चलिए, वेरी गुड इवनिंग देवेंद्र जी, अरिजीत जी, लक्ष्मी, परवीन जी गुड इवनिंग, अनुराग गुड इवनिंग, आकाश वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अपर्णा जी, रंजना। चलिए, आज मुझे लगता है मैं अपर्णा जी का नाम सही बोला हूँ। चलिए, तो आगे शुरू किया जाए। अच्छा, लास्ट दिन हम लोग डिस्कशन जो हमारा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा फिनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 2022 का जो एडिशन है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 4 5 सवाल मान लीजिए, या 10 सवाल हम लोग एज ए रिविजनरी अप्रोच हम आपसे पूछेंगे। आपको पब्लिक चैट में फटाफट से जवाब देना है, ठीक है? रेडी? चलिए, हमको पहला सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल का जवाब दीजिए। अंडर फिनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो बोला गया, यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको बोला गया? चलिए, शुभेंदु ने जवाब दिया, बाकी लोग जवाब दीजिए। फटाफट से जवाब देना है। चलिए, अभिजीत का आंसर आया, कविता, मिश्रा जी, रंजना, महेश, प्रवीण, प्रदीप, वेरी गुड। बिल्कुल, है ना? तो ये याद रखना है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉर्मली हम लोग जानते हैं पीएमजी एंड अबव जो है हम लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे बोला गया डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है, उनको आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माना गया। अच्छा, कौन सा फंडामेंटल रूल या सप्लीमेंट्री रूल में भी इसी का जिक्र किया गया? अथॉरिटी डिक्लेयर्ड अंडर विच रूल, जिसको हम लोग यहाँ पे डीजी पोस्ट बोल रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अथॉरिटी डिस्क्राइब्ड अंडर किसका? 2 का 10, 2 का 10 किसका है? एसआर का 10, 2 का 10, है ना? एसआर का 2 का 10 जो है, इसमें आपका इसके बारे में बताया गया था, ठीक है? चलिए, आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, बताइए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल में बोला गया दैट ऑल द मनी रिसीव्ड बाय और डिपॉजिटेड विथ एनी ऑफिसर अदर देन रेवेन्यू और पब्लिक मनी शैल बी पेड इनटू द पब्लिक अकाउंट? कौन सा आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 284। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग जो ई रिसिप्ट यूज़ करते हैं, है ना, हम लोग जो ई रिसिप्ट यूज़ करते हैं उसको हम लोग किस फॉर्मेट में इशू करेंगे? या नॉर्मली जो रिसिप्ट इशू किया जाता था किस फॉर्मेट में इशू किया जाता था? यहाँ के देखिए, आप R6 गए हैं, चले गए हैं जीएफआर में। यहाँ पे आपका जब भी हम लोग रिसिप्ट के बारे में बताया जाता है तो क्या बोला गया कि जब भी the head of office where the money is received on behalf of government must give a receipt or e-receipt, and in which form? कौन सा फॉर्म में? डिजिटली, है ना? EACG 67 इसमें हम लोग इशू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक लास्ट दिन और भी कुछ हम लोग डिस्कस किए हुए थे, और भी कुछ डिस्कस किए हुए थे। फाइनल पेमेंट ऑफ जीपीएफ मनी कौन सा रूल में बताया गया? फाइनल पेमेंट ऑफ जीपीएफ मनी कौन सा रूल में बताया गया? 19 के बी में बताया गया, ठीक है? 19 के बी में आपका बताया गया। अच्छा, जीपीएफ का जब पेमेंट किया जाता है तो जो सील यूज किया जाता है वो सील कौन सा सील रहता है? वुडन सील, मेटेलिक सील, क्या रहता है उसमें, याद है? बिल्कुल, ये एक स्पेशल मेटेलिक। अच्छा, बताइए, एम्बोस्ड होता है या एनग्रेव्ड होता है? ये जो सील होता है ये एम्बोस्ड होता है या एनग्रेव्ड होता है? ये आपका, बिल्कुल, ये आपका एम्बोस्ड सील होता है। चलिए, बहुत बढ़िया है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग और इसके ऊपर समय वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोग रूल नंबर 19 तक देखे हुए थे।
तो उसी के बाद से अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 19 हम लोग देखे हुए थे, ये हम लोग। अच्छा चलिए हमको बताइए, और एक सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। जैसे चेक के बारे में हम लोग देखे थे ना, एंडोर्समेंट के बारे में। एंडोर्समेंट के बारे में कहाँ पे देखे हुए थे, हाँ। चलिए बताइए, एंडोर्समेंट के बारे में कौन सा रूल में बताया गया। एंडोर्समेंट सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, कौन सा रूल में आपका एंडोर्समेंट के बारे में बताया गया, याद है किसी को। एंडोर्समेंट के बारे में कौन सा रूल में बताया गया, रूल नंबर। चलिए जयप्रकाश ने आंसर दिया, और बाकी लोग याद है, रूल 18, ठीक है। ये भी सवाल आपका हो सकता है कि एंडोर्समेंट के बारे में कौन सा रूल में बताया गया, रूल 18 में बताया गया। और हम लोग वहाँ पे कितने प्रकार का एंडोर्समेंट देखे थे प्रवीण जी, कितने प्रकार का एंडोर्समेंट था उसमें, 3 प्रकार का एंडोर्समेंट था, है ना। कि आपका सिंगल टाइम एंडोर्समेंट हो सकता है कुछ सर्टेन केसेस में, कुछ सर्टेन केसेस में हम लोग देखे थे डबल एंडोर्समेंट होता है, कुछ सर्टेन केसेस में हम लोग देखे थे 3 प्रकार का आपका एंडोर्समेंट होता है ना। अच्छा बताइए, जो हमारा स्पेसिमेन सिग्नेचर होता है ना, कि कौन सा अथॉरिटी आपका कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आपका ऑथेंटिक करेगा, है ना, उसके लिए जो स्पेसिमेन सिग्नेचर होता है, डिसबर्सिंग ऑफिसर को कौन सप्लाई करता है, डिसबर्सिंग ऑफिसर को कौन सप्लाई करता है ये स्पेसिमेन सिग्नेचर, अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो आपका सप्लाई करता है ना, अकाउंट ऑफिसर जो है वो आपका सप्लाई करता है। चलिए बढ़िया है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़े हुए हो, अच्छी बात है। और इसका जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है वो भी अवेलेबल है, तो अगर किसी ने टेस्ट अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो आप उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा, जितना सारा क्वेश्चन हो सकता है, टोटल 35 क्वेश्चन उसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अगला रूल जो बताया गया रूल 20 में, ठीक है। अगला रूल क्या है, रूल 20। रूल 20 हमको किसके बारे में बताता है, तो इट टेल्स अस अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम। ये किसके बारे में हमको बताता है, ये क्लेम के बारे में हमको बताता है कि कोई अगर हमारे पास क्लेम करेगा तो कैसे करेगा, उसके बारे में बताता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात इस जगह पे बताया गया रूल 20 में, क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम कोई क्लेम करते हैं, एनी वन who has a claim for payment from department must submit their bill properly signed। देखिए इस टर्म को, एक्चुअली साइन टर्म आपका वहाँ पे आपका फाइनेंशियल हैंडबुक में यूज नहीं किया गया, टर्म यूज किया गया रिसिप्टेड, है ना, प्रॉपरली रिसिप्टेड। तो आपको एग्जाम पे ये भी साइन नहीं आएगा, आप धैतरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब भी किसी को क्लेम सबमिट करना है तो कैसे सबमिट करना है, कैसे किसी को क्लेम सबमिट करना है। तो अंडर रूल 20 ये बात आपका बताया गया है दैट एनी वन हु हैज़ ए क्लेम फॉर पेमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट मस्ट सबमिट देयर बिल प्रॉपरली रिसिप्टेड। याद रहेगा उसको, एक तो बिल को प्रॉपरली रिसिप्टेड, रिसिप्टेड का मतलब होता है साइंड, तो साइन करते हुए सबमिट करना रहेगा, नंबर 1। 2 नंबर, अगर किसी जगह पे स्टैंपिंग का जरूरत है, द बिल मस्ट बी स्टैम्प्ड। तो 2 चीज हमको याद रखना है। रूल 20 हमको क्या बताता है, रूल 20 हमको 2 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। नंबर 1, ये प्रोसेस क्या बता रहा है, हाउ टू मेक ए क्लेम, है ना, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम, कैसे हम क्लेम को करेंगे गवर्नमेंट के पास, उसके बारे में बताता है। तो 2 चीज क्या क्या बोला गया, नंबर 1, बिल मस्ट बी साइंड, है ना, आम भाषा में अगर हम इसको याद रखने का प्रयास करें, द बिल मस्ट बी साइंड एंड वेर एवर रिक्वायर्ड बी स्टैम्प्ड, है ना, जहाँ पे स्टैंपिंग का आवश्यकता है बिल में स्टैंप रहना चाहिए। और ये जो बिल हम सबमिट करेंगे, बिल आपका प्रॉपर, उसमें आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, है ना। तो ये बात हमको याद रखना है, इसको याद रखना है। मतलब कोई हमारे पास क्लेम सबमिट कर दिया, उसको साइन ही नहीं किया,
तो हमको कौन सा रूल हमको बोलता है कि नहीं, जब क्लेम सबमिट कर रहा है तो उसमें साइन होना है, तो रूल नंबर 20 बताता है। तो जिसलिए मुझे पर्सनली ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई बिल सबमिट करेंगे, द बिल मस्ट बी साइंड, बिल मस्ट बी प्रॉपरली रिसिप्टेड। विच रूल ऑफ फाइनेंशियल हैंडबुक टेल्स अस अबाउट दिस प्रोविजन? बताइए एक बार फटाफट पब्लिक चैट में कि कौन सा रूल हमको ये बताता है कि वेन एवर वी आर सबमिटिंग एनी क्लेम, एनी बिल, द बिल मस्ट बी प्रॉपरली रिसिप्टेड। कौन सा रूल में बताया गया? अच्छा, स्क्रीन नॉट विजिबल। चलिए मैं एक बार रिकनेक्ट इसको कर रहा हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। पर फटाफट आप पब्लिक चैट में जवाब दीजिए। आवाज़ सुनाई दे रहा है ना मेरा? वॉइस ऑल्सो नॉट क्लियर। एक मिनट वेट करिए। अच्छा, ये मेरा मोबाइल से जुड़ गया है। चलिए अब मुझे लगता है ठीक आएगा। अरे, क्लेम करना है, उस क्लेम करते वक्त उनको साइन करके जमा करना है। अगर कहीं पे स्टैंप का आवश्यकता है तो वहां पे स्टैंप लगा के जमा करना है। कौन सा रूल हमको ये प्रोविजन के बारे में बताता है? कौन सा रूल हमको ये बात बताता है? देखिए, लास्ट बार का आईपी एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, है ना, किस लेवल का रूल नंबर पूछा जाता है, ये आप भले भांति देख चुके हैं ना। तो अभी आप लोगों को एक काम करना है, खाइए पीजिए सोइए जो करिए, मतलब एकदम हमेशा दिमाग में आपका रूल नंबर जो है घूमना चाहिए, है ना। तो एफएचबी का रूल नंबर याद करना ऑलमोस्ट टेंस टू इम्पॉसिबल है। जितना रूल आपको इम्पोर्टेंट वाला लगेगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट उतना तो 100% याद करिए, ठीक है, क्योंकि टोटल हम लोग देखे हुए थे कि 300 से ज़्यादा हमारे पास टोटल रूल नंबर, रूल कितना है बताइए चलिए तो फटाफट से हमको बताइए, एफएचबी में टोटल नंबर ऑफ रूल कितना है? सवाल क्या पूछेगा आपको नहीं पता। 317 अभिजीत जी, बाकी लोग बताइए। 431 कविता ने बोला, बाकी लोग, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी हम, हाँ वेरी गुड शुभेंदु जी। अभिजीत जी आपका कैसे गलत हो गया, है ना। टोटल नंबर ऑफ रूल है इसमें 431, टोटल नंबर है चैप्टर इसमें 17, है ना। चैप्टर 17 है, रूल 431 है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम आपसे पूछे रूल 20 में क्या बताया गया था। तो यहाँ पे हमको बोला गया जब भी हम कोई क्लेम सबमिट करेंगे, क्लेम जो है प्रॉपरली साइंड होना चाहिए। क्लेम में अगर कोई स्टैंपिंग का आवश्यकता है तो वहाँ पे स्टैम्प भी रहना चाहिए, है ना, अवेलेबल रहेगा तो उसका स्टैम्प भी रहना चाहिए, ठीक है। तो बोला जी दिस इंश्योर दैट द बिल इज वैलिड एंड कंप्लीट। तो जब कोई बिल पे हम साइन करते हैं, अगर हमारा जो स्टैम्प है जरूरी अगर है, तो स्टैम्प अगर हम उस पर लगाते हैं तो माना जाता है जो ये बिल हमने सबमिट किया, द बिल इज वैलिड, ये आपका वैलिड बिल है और ये आपका कंप्लीट है फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए ये बिल आपका कंप्लीट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 21। रूल नंबर 21, तो रूल नंबर 21 क्या बता रहा है? चलिए रूल नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं, जहां पे आपका बताया गया क्लेम्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। चलिए, तो हमारा रूल 20, आपसे अगर सवाल पूछा जाए प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम के बारे में कहाँ पे बताया गया, तो रूल 20 में आपका प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम के बारे में बताया गया। रूल 20 में किसके बारे में बताया गया? चलिए तो हम देख सकते हैं कि क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट का क्लेम्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आपका बताया गया रूल नंबर 21 में, 22 में और 23 में। क्लेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में अगर हम लोग देखें तो रूल 21, 22 और 23। वॉइस इशू अगेन, बाकी लोग बताइए वॉइस इशू हो रहा है या अभी ठीक है? अरे फिर से। सर स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। अच्छा चलिए एक मिनट रुकिए, हम दोबारा इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं, अब दोबारा अगर होगा ना तो आप में से अगर किसी को समझने में दिक्कत होगा, अगर वॉइस ब्रेक, अभी स्क्रीन विजिबल है? यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन।
तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रूल नंबर 21। अभी हम क्या बता रहे थे कि क्लेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका जो डिफरेंट प्रोसीड्योर है, पीरियड्स है, कि कितने दिन के भीतर आप क्लेम कर पाइएगा, क्या क्या रहेगा, उसके बारे में आपका रूल नंबर 21, 22 और 23 में बताया गया। इसके भीतर सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल जो है वो है रूल 21। अगला वाला आप याद कर लीजिए मेरा बात, अगले 2025 का जो आईपी एग्जाम होगा, हमको ना सपने में कभी कभी दिखाई देता है फ्यूचर। तो ये 2025 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, 2 नंबर वाला। इधर ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट। अब पहले आसान भाषा में मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब किसी ऑफिस में ज्वाइन करता है, अगर ये उसका फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट नहीं है ना, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होगा, जब किसी पर्टिकुलर ऑफिस में ज्वाइन किया है, आइदर वो आपका न्यू अपॉइंटी है ना, अपॉइंटी है, या फिर वो आपका ओल्ड एम्प्लॉय होगा, है ना, ओल्ड एम्प्लॉय। मतलब मेरा मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर ए ऑफिस में पोस्टिंग था, अब हम बी ऑफिस में पोस्टिंग हो गया मेरा, तो मैं कौन हूं, मैं एक ओल्ड एम्प्लॉय हूं। ठीक है, तो अगर मेरा पर्टिकुलर मान लीजिए अभी ज्वाइन हुआ है, अभी अभी कि मैं पोस्टल असिस्टेंट के पद पे ज्वाइन किया हूं, तो मैं एक न्यू अपॉइंटी हूं या न्यू एम्प्लॉय हूं। तो न्यू एम्प्लॉय के केस में कोई इशू नहीं, जहां पे वो ज्वाइन करेगा वहां पे जो डिसबर्सिंग ऑफिसर रहेगा वो उनका सैलरी वगैरह बनाएगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर वो एक ओल्ड एम्प्लॉय है और उनका किसी एक ऑफिस से, मान लीजिए पहले मेरा पोस्टिंग था ए ऑफिस में या ए जगह पे, ए डिवीजन मान लीजिए या सर्किल मान लीजिए, है ना, कि पहले मैं मान लीजिए आंध्र प्रदेश सर्किल में था, अब मान लीजिए मेरा बी से बिहार सर्किल में मैं आ गया हूँ, है ना, तो मेरा इस जगह से मेरा इस जगह पे ट्रांसफर हो गया। तो जब मेरा ट्रांसफर हो गया, अब जब मेरा पे एंड अलाउंसेस बनेगा, जब मेरा पे एंड अलाउंसेस बनेगा, तो पहली बार पे एंड अलाउंसेस बनाने के पहले जो मेरा मान लीजिए ट्रांसफर हमने कहा देखे थे कि आंध्र प्रदेश से बिहार में मेरा ट्रांसफर हुआ था, तो यहां पे इनके पास से एलपीसी आना चाहिए। एलपीसी का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट पे सर्टिफिकेट, है ना, लास्ट हमको कितना पेमेंट मिल रहा था उसका जो डिटेल्स है उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट पे सर्टिफिकेट। तो जब भी किसी भी व्यक्ति का एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है ना, या फिर मतलब पहली बार किसी जगह पे उनका सैलरी बन रहा है, ये कारण एक ही हो सकता है कि उसका ट्रांसफर हुआ है, अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं होगा नॉर्मल केसेस में, है ना। क्योंकि पहले वो अगर ज्वाइन काम कर रहा है, अ, अगर वो नया एम्प्लॉय है तब तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। पर अगर, एक मिनट प्लीज़ वेट करिए, हाँ भाई, ठीक, आते खोलते हैं। अच्छा, 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए, हाँ। चलिए, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, बोला जा रहा है कि नो पेमेंट शैल बी मेड, नो पेमेंट शैल बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस ड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए डिसबर्सिंग ऑफिस बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए पर्सन न्यूली अपॉइंटेड। न्यूली अपॉइंटेड अगर नहीं है, पहली बार जब भी किसी पर्टिकुलर ऑफिस में किसी का पे एंड अलाउंसेस बनेगा, उसके लिए क्या चाहिए, सपोर्ट में क्या चाहिए, तो बोला जा रहा है लास्ट पे सर्टिफिकेट का जरूरत है। तो ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि लास्ट पे सर्टिफिकेट का जो जरूरत है जब भी किसी का ट्रांसफर होता है उस जगह पे, इसके बारे में कौन सा रूल पे बताया गया, तो रूल नंबर 21 पे बताया गया। याद रहेगा, रूल नंबर 21, लास्ट पे सर्टिफिकेट, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है हमको, लास्ट पे सर्टिफिकेट के बारे में बताता है, सर्टिफिकेट। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं हम लोग रूल 22। रूल 22 में क्या बोला गया, बोला जी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द रूल नो पेमेंट मे बी मेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ अकाउंट ऑफिसर, है ना, टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और
व्हेन ऑन रिटर्न फ्रॉम लीव आउटसाइड इंडिया। तो दो चीज यहां पे बताया गया, देखिए रूल 22 में क्या बताया गया। एक नंबर, जब एक डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट वन मान लीजिए, डिपार्टमेंट वन से मेरा ट्रांसफर हुआ डिपार्टमेंट टू में, है ना, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मेरा ट्रांसफर हुआ। सेकेंड केस क्या हुआ, जब मैं लीव से वापस आया। कहां से वापस आया, लीव से। लीव जो हमने फॉरेन कंट्री में बिताए, है ना, रिटर्न फ्रॉम लीव आउट ऑफ इंडिया, है ना, फॉरेन कंट्री में मैंने कोई छुट्टी बिताए, उसके बाद मैं वापस आया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमको कोई भी पेमेंट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अकाउंट ऑफिसर परमिशन नहीं देगा। तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, जब तक इस रूल में अलग से कोई प्रोविजन प्रिसाइजली नहीं दिया गया, तब तक क्या बोला जा रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ, या फिर वो फॉरेन से, फॉरेन कंट्री से छुट्टी में वापस आया, तो इस जगह पे कोई भी पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे एक्सेप्ट विथ द ऑर्डर ऑफ अकाउंट ऑफिस। ठीक है, तो इस बात को हमको याद रखना है। आगे आते हैं रूल 23। रूल 23 क्या बताता है, तो ये हमको बोल रहा है पे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, द पे लीव सैलरी और अलाउंसेस, पे लीव सैलरी और अलाउंसेस ऑफ ए गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट और द रिवॉर्ड और ऑनरेरियम पेबल टू ए गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। जो हम किसी भी, देखिए ये पार्टिकुलर रूल 23 जो है ये बताता है हमको अबाउट गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को पे मिल रहा है, छुट्टी मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ऑनरेरियम मिल रहा है, जो भी हो रहा है, इस जगह पे क्या बोला जा रहा है, उनको तब तक पे नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी पेड until the account officer has intimated the disbursing officer the rate at which the payment shall be made। पेमेंट को किस रेट में हमको करना है, उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना लीव सैलरी हमको उन्हें देना है, कितना पे उनको देना है, कितना ऑनरेरियम उनको देना है, जब तक अकाउंट ऑफिसर के द्वारा इसके बारे में जानकारी नहीं दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, तब तक डिसबर्सिंग ऑफिसर ये पेमेंट गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं कर सकता। कहां पे बताया गया, रूल 23 में बताया गया, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग एरियर्स ऑफ क्लेम। क्लियर होना, दिक्कत नहीं हो रहा है ना अभी वॉइस, ठीक है, एक बार कंफर्म करिए वॉइस ठीक है ना। चलिए, कभी कभी ना डर लगता है जब इंटरनेट खराब रहता है, उस दिन बड़ा डर रहता है, मतलब लगता है कभी कभी कि हमने बोल के चला गया और आप इधर है ही नहीं, है ना, ये खतरनाक होता है। मूवी में कभी कभी हम लोग देखते थे ना कि लड़का बोल रहा है और लड़की भाग गई, या फिर लड़की बोल रही है और लड़का भाग गया, तो उस टाइप का फीलिंग्स आ जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग एरियर्स ऑफ क्लेम। क्या बोला गया, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा एफएचबी ही हर एक लाइन ना क्वेश्चन से भरा हुआ है। तो अगले साल के एग्जाम पे आप बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस कारण से हम लोग शुरुआत ही इस बार एफएचबी से किए कि एकदम शुरू से ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, और इसको आपको 2 बार 5 बार नहीं 10 बार आप रिवाइज करिए, जितना बार हो सके रिवाइज करिए, एक एक चीज़ को आप याद रखिए, है ना, तब जाके देखिएगा आपको फ़ायदा आएगा, मज़ा आएगा। और क्योंकि इसको माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, तो अगर शुरू में ही आप मुश्किल वाला चीज़ को ख़त्म कर दीजिएगा तो आपका टेंशन थोड़ा कम रहेगा, है ना, कि भाई शुरू में ही हम एफ भी ख़त्म कर दिए, उसके कुछ दिन बाद मान लीजिए हम लोग जीएफआर को रिवाइज कर लेंगे, है ना, तो एफ भी ख़त्म हो गया, जीएफआर ख़त्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का इस बार हम शुरू से ही शुरू करवा रहे हैं। ठीक है, जो लोग हम लोगों के साथ ज्वाइन करेगा या रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग शुरू से ही पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू से ही मार देना है पहले, फिर जाके छोटा छोटा टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ वो भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि खाली यही पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए अभी एफ भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आपका एफ का वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे, फिर आपका एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। यही हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए कि खाली कंटिन्यूअस बम्बार्डिंग अगर होते रहेगा तो हो सकता है कि आधा लड़का लड़की इधर से भाग जाएगा, बोलेगा कि भाई इनके पास नहीं जाना है, ये उल्टा पल्टा पढ़ाते रहता है। मेरा ही ना एक सीनियर एक भैया था,
वो आपका पीए के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो पहली बार एक टीचर के पास पढ़ने के लिए गया, और उस टाइम पे वो लॉ पेपर पढ़ा रहा था, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब मान लीजिए पढ़ा रहा था। तो वो इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया, अभी भी वो दोबारा कभी आईपी एग्जाम दिया नहीं। अभी भी वो डब्ल्यूबीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस जो होता है। आईपी एग्जाम दिया ही नहीं, बोला कि नहीं हमको नहीं देना है, ये घटिया चीज़ हमको नहीं पढ़ना है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बीच बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ भी पढ़ते रहेंगे। और बेस्ट है कि आपको मुश्किल चीज़ में इंटरेस्ट जगाना, है ना। आपके अंदर वो इंटरेस्ट अगर पैदा हो गया तो दिक्कत नहीं होगा। आपको अपना नेसेसिटी को समझना होगा, है ना। कि मान लीजिए आपको बिना ऑक्सीजन का जी नहीं सकते। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं हम ऑक्सीजन लेंगे नहीं, तो चलेगा नहीं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। भले ही आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो हो, आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपको आईपी बनना है, आपको डबल ए में बनना है, आपको सुपरिटेंडेंट बनना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और जो टॉपिक बहुत घटिया है उसमें भी इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब फालतू का भाषणबाजी बंद करते हैं। हमारे अंदर बीच बीच में ना ये नेता मंत्री वाला फीलिंग्स आ जाता है कि भाषण मारते रहेंगे, है ना। आगे आते हैं हम लोग एरियर्स ऑफ क्लेम। एरियर्स ऑफ क्लेम के बारे में कहाँ पे बताया गया? रूल 24 में बताया गया। क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं, चलिए। तो बोला जा रहा है द क्लेम्स अगेंस्ट ए गवर्नमेंट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 2 years ऑफ बिकमिंग ड्यू। कोई भी क्लेम जब वो आपका ड्यू होता है, कोई भी क्लेम जब वो आपका ड्यू होता है, उससे एटलीस्ट 2 साल के भीतर, उससे मैक्सिमम 2 साल के भीतर उनको ये क्लेम कर लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बात और ध्यान देना है, ये 2 साल जो दिया दिया गया, ये मैक्सिमम पीरियड बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 2 साल के भीतर आप ये क्लेम कर लो, ठीक है। पर्टिकुलर किसी जगह पे अगर कम समय दिया गया तो आपको कम समय के भीतर ही करना है, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम क्या बोला गया कि आपको 2 साल के भीतर कर देना है, ठीक है। तो ये एक पहला सवाल आपसे हो सकता है कि एज पर रूल 24 ऑफ फिनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 द क्लेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट मस्ट बी सबमिटेड विद इन व्हाट पीरियड? बताइए पब्लिक चैट में फटाफट से, कितने दिन में करना है? आंखों के सामने दिख रहा है, फिर भी जवाब देना है। चलिए 2 आंसर हमको मिला है, कविता और इधर अपर्णा, आशीष, अभिजीत। बाकी लोग किधर जवाब दिए? बाकी लोगों का जवाब चाहिए, फटाफट से जवाब दीजिए भाई। पढ़ाई करने जब बैठिएगा ना तो पढ़ाई ही करना है, दूसरा काम नहीं करना है, ठीक है। खाना पीना, दोस्तों के साथ, बच्चे के साथ आपको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फिश बनना है ना। चलिए अब अच्छा लग रहा है ना। वेरी गुड। तो बिल्कुल कविता, अपर्णा, प्रवीण, आशीष, अभिजीत, शशांक, निशा, अंबिका, शुभेंदु। चलिए वेरी गुड। बाकी लोग भी जवाब दीजिए भाई, अभी जो लोग काम कर रहे हो अगला सवाल का जवाब आपको भी देना है, ठीक है। तो पहला बात हमने देखा कि एरियर्स ऑफ क्लेम के लिए बोला गया कि आपका कोई भी क्लेम का अगर एरियर होता है तो आपको जब ड्यू हो रहा है उससे 2 साल के भीतर आपको ये कर लेना है। अब बोला गया क्लेम नॉट सबमिटेड विद इन दिस टाइम, अगर हमने क्लेम को इस 2 साल के भीतर नहीं किया तो आप क्या कर लीजिएगा मेरा? तो बोला नहीं कुछ नहीं करेंगे, बट योर क्लेम मस्ट बी मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द सर्किल अकाउंट ऑफिसर। जो सर्किल अकाउंट ऑफिसर रहेगा उनके द्वारा आपका जो क्लेम है इसको ऑथोराइज किया जाना चाहिए, तभी जाके पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये बात हमको याद रखना है। अगर 2 साल के भीतर क्लेम सबमिट नहीं किया, ऑथोराइजेशन किसका चाहिए? बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। अगर 2 साल के भीतर क्लेम नहीं किया गया, ऑथोराइजेशन किसका चाहिए? फटाफट से बताइए, ऑथोराइजेशन किसका चाहिए? टाइप कर दे। हाँ वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड कविता। सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर, बिल्कुल सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर जो है उनका आपका ऑथराइजेशन चाहिए। अच्छा बताइए कौन सा रूल में ये प्रोविजन दिया गया? अभी हम लोग कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? अबाउट एरियर्स ऑफ क्लेम 24 में हम लोग ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी बात, अगला पॉइंट देखिए। बोले कि क्लेम अंडर 500 इफ सबमिटेड विद इन 3 years this can be paid without pre-check
बाय द सर्किल अकाउंट ऑफिसर। तो क्या बोला गया कि हमने देखा 2 साल से ज़्यादा जब भी पेमेंट हो जाएगा, मतलब कोई एरियर रहेगा, क्लेम करना रहेगा, दिस मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द सर्किल अकाउंट ऑफिसर। अब बोला गया अगर क्लेम जो है 500 रुपये तक, मतलब 500 रुपये के भीतर तक है, तो और इसको हमने 3 साल के भीतर अप्लाई किया, तो बोला गया सर्किल अकाउंट ऑफिसर को कोई चेक बेक करने का आवश्यकता नहीं है। वो उसको बेसिक जो रैंडम उनको चेक करना रहेगा वो करके वो आपका पेमेंट का ऑर्डर दे सकता है। याद रहेगा, दो टर्म यहाँ पे, दो चीज आपको याद रखना है। नंबर वन, अगर क्लेम 500 तक है ना, क्लेम इज अंडर 500, है ना, क्लेम इज अंडर 500, अगर क्लेम जो है 500 तक है और क्लेम जो है 3 साल के भीतर किया गया, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर प्री चेक बाय द अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर को ऑथोराइज करने के लिए अलग से चेक करने का आवश्यकता नहीं है। जैसे आप गूगल पे में देख सकते हैं, कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइज आता था कि छोटा मोटा पेमेंट के लिए पिन का आवश्यकता नहीं है। देखें ना एडवर्टाइज, कि छोटा पेमेंट करने के लिए आपको पिन का आवश्यकता नहीं है। तो मान लेता है कि भाई इतना छोटा अमाउंट है, चलो वो सही होगा। जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड में भी जाते हैं, वाईफाई से पेमेंट कर लेते हैं, उसके लिए कोई हमको ओटीपी का, मतलब ओटीपी का, पिन का जरूरत नहीं होता है। वैसे ही बोला गया क्लेम अगर 500 के भीतर है, क्लेम अगर 3 साल के भीतर सबमिट किया गया, दोनों कंडीशन हमको देखना है। अगर 500 के भीतर है और उस क्लेम को हमने 3 साल के भीतर सबमिट किया, मान लीजिए 400 का क्लेम है बट हमने 10 साल बाद सबमिट किया, तो वो क्लेम के लिए भी आपका रिक्वायरमेंट है प्री चेक। बट अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि 500 के नीचे है ना, या 500 तक है, और आपका क्लेम जो है आप विद इन 3 इयर्स किया गया, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर प्री चेक बाय द सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर। अब ये जो हम रूल 24 में एरियर ऑफ क्लेम में कंडीशन डिफरेंट डिस्कस कर रहे थे कि 2 साल के भीतर क्लेम कराना है, ये करना है, वो करना है, तो बोला कि कुछ सर्टेन केसेस है जहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ सर्टेन केसेस में ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ नहीं होता है, ये एक सवाल हो सकता है, 100% सवाल हो सकता है कि कहाँ कहाँ पे ये रूल 24 जो है अबाउट एरियर ऑफ क्लेम इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको याद रखना है, नंबर वन, पेंशन रिलेटेड क्लेम, अगर पेंशन संबंधित कोई क्लेम है तो उसमें ये वाला कंडीशन के 2 साल के भीतर करो, नहीं तो सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर के पास भेजो, ये सब का आवश्यकता नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट होता है, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट होता है, उसका पेमेंट हो रहा है ना, तो बोला कि इसके लिए भी ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आफ्टर 2 साल भी आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर का अप्रूवल का कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड कंडीशन, अदर पेमेंट विच इज गवर्न बाय स्पेशल गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट समय समय पे कुछ स्पेशल रूल गाइडलाइंस भी बनाया जाता है, उसके द्वारा अगर कोई पेमेंट गवर्न हो रहा है तो वो भी इस रूल 24 के परव्यू के बाहर रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या बोला गया, बोला कि अब ये जो 2 साल 3 साल कैलकुलेट करेंगे, इस 2 साल 3 साल को कैलकुलेट करने के लिए हमारा पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, तो बोला गया द डेट ऑफ क्लेम इज द डेट जिस दिन हमने डिसबर्समेंट ऑफिस में अपना क्लेम को प्रेजेंट किया, है ना, तो द डेट ऑन विच द क्लेम इज प्रेजेंटेड, द डेट ऑन विच द क्लेम इज प्रेजेंटेड एट द डिसबर्समेंट ऑफिस इज ट्रीटेड एज द डेट ऑफ सबमिशन। तो डिसबर्समेंट ऑफिस में जिस दिन मैंने क्लेम सबमिट किया उसी दिन को मान लिया जाएगा कि इस डे को क्लेम प्रेफर किया गया था, वहां से 2 साल और 3 साल का कैलकुलेशन चालू होगा। अगला क्या बात बताया जा रहा है, बोला कि नो अकाउंट ऑफिसर्स अप्रूवल इज नीडेड फॉर डिलेड पेमेंट। देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बोला जी ने नो अकाउंट्स ऑफिसर इज, नो अकाउंट्स ऑफिसर अप्रूवल इज नीडेड। अकाउंट्स ऑफिसर का अप्रूवल कौन सा और केस है जहां पे आवश्यक नहीं है, तो बोला जी ने कौन सा केसेस में, तो बोला कि दो केसेस आप याद रखिए, एक पेमेंट्स रिलेटेड टू वर्क चार्जेस और पेमेंट्स रिलेटेड टू एयर कैरियर बिल।
दो चीज हमको याद रखना है जिसमें आपका जो ये हमारा सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर है उनका अप्रूवल का आवश्यकता नहीं है। एक तो हमने यहाँ पे देखे हुए थे पेंशन केस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट होता है, और गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई स्पेशल रूल बनाया गया उसके परव्यू में जो आता है ना। तो ये दो चीज तीन चीज ऑलरेडी हम लोग देखे थे। इसके साथ ये दो चीज और ऐड कर दीजिए जिसके लिए बोला गया कि अकाउंट्स ऑफिसर का अप्रूवल का आवश्यकता नहीं है। क्या क्या? नंबर वन, डिलेड पेमेंट रिलेटेड टू वर्क चार्जेस। वर्क चार्जेस का मतलब क्या होता है? वर्क चार्जेस का मतलब होता है जब हम किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई टेम्पोररी काम, तो ये जब हम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्क चार्जेस। तो वर्क चार्जेस का जब पेमेंट किया जा रहा है कि आपने घर पे एक बिल्डिंग बनाया हुआ था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए थे, और उसका पेमेंट जो है किसी कारणवश डिलेड है ना, तो इसके लिए आपका अप्रूवल का आवश्यकता नहीं है। दूसरा कंडीशन, एयर कैरियर बिल। मान लीजिए कि हमारा डिपार्टमेंट के माध्यम से किसी एयर कंपनी के थ्रू हमारा जो डिफरेंट पार्सेल वगैरह, आर्टिकल वगैरह, बैग्स वगैरह भेजा जाता है। अब उनका बिल में कोई अमाउंट वगैरह ड्यू है, तो उसके लिए भी बोला गया नहीं, उनको इसके लिए आपको अलग से सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर के पास भेजने का आवश्यकता नहीं है। तो दो चीज हम याद रखेंगे। क्या क्या सवाल हमसे पूछ सकता है? एक हो गया वर्क चार्जेस, है ना, वर्क चार्जेस का पेमेंट। दूसरा हो गया एयर कैरियर बिल। ठीक है, एयर कैरियर बिल और वर्क चार्जेस, इसके पेमेंट के लिए हमको सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर, सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर, इनका अप्रूवल, अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, है ना। ये शब्द लाइन को आपको याद रखना है कि वर्क चार्ज और एयर कैरियर बिल, इसके पेमेंट के लिए हमको सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर का अप्रूवल का आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए ना, दिक्कत नहीं हो रहा है? किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ऐसा कि भाई नहीं ये पढ़ा नहीं जा सकता, बहुत दिक्कत का है, गड़बड़ है, ऐसा नहीं है ना? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब लोग शांत सा पड़ा हुआ है, लग रहा है कि भाई क्या अनाप शनाप बक रहा है। बताइए सब लोग ठीक है ना? सही लग रहा है? चलिए कविता जी, और बाकी लोगों का क्या हाल है? देखिए रिस्पॉन्स भी खाली एक ही जन ने दिया, ऊपर से जा रहा है। प्रवीण जी, आप पहला क्लास अटेंड किए थे क्या? पहला क्लास जो इसके ऊपर था फिनेंशियल हैंडबुक का, उसको अटेंड किए थे? चलिए तब तो ऊपर से कहाँ ऊपर से गया, बताइए कौन सा रूल में दिक्कत हुआ? कौन सा रूल में दिक्कत हुआ? जिस रूल पे दिक्कत हुआ बताइए, हम दोबारा बता देंगे। देखिए रूल नंबर के लिए मैं आपको क्या करूंगा, एक जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसका एक लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट रूल हमको इंपॉर्टेंट लगता है उसका लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा। जितना रूल आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसका लिस्ट आप खुद बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको याद करने के लिए प्रयास करना है। याद करने के लिए प्रयास कैसे करना है, तो इसके लिए लास्ट दिन ये पिछले बैच में ही एक लड़का था जो आपका अटेंड किया था, काफ़ी अच्छा स्कोर भी उसका गया है। तो वो हमको लास्ट दिन हम उसको कॉल किए थे, तो वो हमको वीडियो कॉल में दिखा रहा था। तो उसके रूम पे पेंटिंग का कोई आवश्यकता नहीं है। वो पूरा रूम पे जितना सारा रूल है वो सारा रूल नंबर लिख के रखा हुआ है ना, जो भी इंपॉर्टेंट रूल है या जो भी है। और उसको वो रोज दिन सुबह उठ के देखते रहता है, ब्रश करते हुए देखता है, खाते हुए देखता है, पीते हुए देखता है, सोते हुए देखता है ना। कभी कभी मान लीजिए बीबी से गप करना है, उस टाइम पे बीबी को बोल देता है कि भाई तुम दो सवाल हमसे पूछ दो इधर से। बच्चे को भी कभी कभी बोल देता है कि भाई बेटा तुम इसको पूछो, है ना। तो आपको रूल को लेके जीना पड़ेगा, तभी जाके आपका रूल नंबर याद हो सकता है, अदरवाइज और कुछ कर नहीं सकते आप उसमें, है ना। अब पहले तो एक काम करने दीजिए, हम लोग इस फिनेंशियल हैंडबुक को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग टारगेट करेंगे कि यहाँ से मोटा मोटी 15 से 20 रूल है जिसको हम लोग याद रखेंगे, और उस 20 रूल को याद रखने के लिए कोई ना कोई तरीका हम लोगों को निकालना रहेगा। ठीक है, पर उसके पहले मैं आपको कंसेप्ट जो है क्लियर कर देता हूँ।
कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जाके आपको मेमोराइज करना है। पहले आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होना है, फिर जाके आपको मेमोराइज करना है। पहले आप मेमोराइज के बारे में मत सोचिए, ठीक है अपर्णा जी। पहले मेमोराइज के बारे में मत सोचिए, पहले चीज को आप समझिए। जितना आपको याद रहेगा उतना काफी है। उसके बाद जो चीज मेमोराइज करना है उसको बाद में हम लोग सोचेंगे कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर भी मत दीजिए। ज़िंदगी बहुत आसान है, जितना मुश्किल हम लोग सोचते हैं उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, सवाल ज़्यादा इस बार पूछा है आपका रूल से, अगला बार भी पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और नहीं पूछेगा उसका भी गारंटी नहीं है। तो हम लोगों को तो पढ़ना है ही। ठीक है, और जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज करिएगा उतना ज़्यादा आपको याद होगा। चलिए, प्रवीण जी का बोल रहे थे रूल 20 से ही दिक्कत है ना। तो रूल 20 में हम लोग क्या देखे थे, चलिए हमको बताइए, कौन बताएगा। रूल 20 में हम लोग क्या देखे थे आसान भाषा में। 21 में एलपीसी था, 21 में आपका एलपीसी था। ठीक है, सही बोले ना। हाँ, 21 में आपका एलपीसी था। रूल 20 में हम लोग क्या देखे थे, रूल 20 में हम लोग देखे थे जब भी आप बिल दे सबमिट करते हो, जब भी आप कोई बिल को सबमिट करते हो, कोई बिल को प्रेजेंट करते हो, दिस मस्ट बी रिसिप्टेड, मतलब दिस मस्ट बी साइंड, है ना। विश्वनाथ जी म्यूट ये कर लीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो बिल जो है वो साइंड होना है, बिल जो है स्टैम्प्ड होना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम इधर बंद करते हैं। 1 मिनट वेट करिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हम। चलिए, तो हम लोग जो प्रेजेंट, हाँ 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, मैं आपका ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोगों को एक बार मैं बता दूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू में ही अगर मन में डर आ गया ना तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो डर को पहले भगाना है। पहले हम लोग देखे थे रूल नंबर, है ना। रूल नंबर पे हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम, है ना। जब भी कोई हम क्लेम को करते हैं, उस क्लेम को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने एक बात देखा कि कोई भी बिल जब हम सबमिट करते हैं, कोई भी बिल जब हम सबमिट करते हैं, दिस मस्ट बी साइंड, है ना, एंड स्टैम्प्ड। ठीक है, दो चीज हम लोग देखे हुए थे। जब भी हम कोई बिल को सबमिट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, नंबर 1 द बिल मस्ट बी साइंड, नंबर 2 द बिल मस्ट बी स्टैम्प। कौन बोला, रूल 22 बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर हम आए हैं रूल 21। रूल 21 में क्या बताया गया, इन केसेस ऑफ ट्रांसफर, इन केसेस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति का न्यू अपॉइंटमेंट होता है, तो अगर न्यू अपॉइंटमेंट किसी व्यक्ति का हो रहा है तो वहां पे क्या आपको एलपीसी का आवश्यकता है, यहाँ पे एलपीसी नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अगर किसी का न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, भाई कहाँ से एलपीसी लाएगा वो, पहले तो बाप का खा रहा था, माँ का खा रहा था, है ना। तो वहां से तो माँ बाप आपका एलपीसी देता नहीं, तो न्यू अपॉइंटमेंट के केस में एलपीसी का आवश्यकता नहीं है। बट अगर किसी का ट्रांसफर हुआ है टू ए न्यू स्टैब्लिशमेंट, अगर किसी नया स्टैब्लिशमेंट में किसी का ट्रांसफर हुआ है, वेदर एलपीसी इज रिक्वायर्ड और नॉट, बताइए, एलपीसी इज रिक्वायर्ड। और यहां पे एलपीसी प्रोवाइड कौन करेगा, तो यहां पे अर्लियर एम्प्लॉयर, है ना। पहले वो जहां पे पोस्टेड था, है ना, पहले वो जहां पे पोस्टेड था, वो जो अर्लियर एम्प्लॉयर उनका था, ये है ना, तो वो उनको एलपीसी का, एलपीसी जो है प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। किसका दिक्कत था, प्रवीण जी। चलिए, तो रूल 20 गया, रूल 21 गया।
अब हम लोग आते हैं, इसके भीतर और कुछ नहीं था, अब हम लोग आ जाते हैं अगला रूल में। ठीक है, अगला रूल कौन सा है? रूल 22 है। क्या बताया गया यहाँ पे? तो बोला गया अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल नो पेमेंट मे बी मेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ अकाउंट ऑफिसर इन केसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या केस हुआ? तो यहाँ पे बोला कि मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है, नंबर 1 केस गया है ना। यहाँ पे 2 केस हम लोग देखे थे। ये गया केस नंबर 1 कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। नंबर 2 केस क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रिटर्न्ड फ्रॉम लीव आउटसाइड इंडिया, है ना। वो क्या गया था आपका, थोड़ा मान लीजिए बैंकॉक में गया हुआ था, है ना, आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे हम सुने हैं उधर आपका क्या सब होता है, थाई मसाज 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 रहता है, पटाया गया था घूमने के लिए, या फिर मान लीजिए कोई दूसरे कंट्री में गया हुआ था, तो फॉरेन कंट्री में गया था छुट्टी के लिए। अगर वो छुट्टी से फॉरेन कंट्री से वापस आता है, या फिर उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफर हो गया, तो बोला गया जब तक अकाउंट ऑफिसर परमिशन नहीं देगा तब तक जो डिसबर्सिंग ऑफिसर है वो पेमेंट नहीं करेगा, है ना। नो पेमेंट टू बी मेड, एक मिनट हाँ, पढ़ाচ্ছি मामा। पढ़ाচ্ছিস ना? হ্যাঁ হ্যাঁ, खाओ खाओ। चलिए, तो बोला कि नो पेमेंट टू बी मेड टिल, सुनाई दे रहा है ना? कहाँ गया? हाँ, तो बोला गया नो पेमेंट टू बी मेड टिल, टिल टिल ना करके इसको हम करते हैं अनटिल या अनलेस परमिटेड बाय अकाउंट्स ऑफिसर, है ना। जब तक अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा परमिशन नहीं दिया जाएगा, इन 2 केस में पेमेंट नहीं किया जाएगा। यही बात बताया गया था हमारे रूल 22 में। क्लियर है प्रवीण जी? बाकी सब लोगों का क्लियर है? बाकी लोगों का? खाली प्रवीण जी ही थम्स अप दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। आजकल पेप्सी का कोका कोला का टाइम रह रहा है ना, इसलिए थम्स अप आप लोग नहीं देते हैं, बोलते हैं कि नहीं देंगे, कंजूस हो गए हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यूट्यूब में वीडियो देते हैं उसमें भी कोई लाइक नहीं करता, यहाँ पे भी करते हैं तब भी कोई लाइक नहीं करता, मतलब क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल 23 में आते हैं अभी हम लोग। रूल 23, तो रूल 23 में क्या बताया गया? तो यहाँ पे बोला गया गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में, है ना। तो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या पेमेंट हो सकता है? तो उनको सैलरी मिलता है, यानी कि पे मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, उनको लीव सैलरी मिल सकता है, उनको रिवॉर्ड मिल सकता है, उनको ऑनरेरियम मिल सकता है, उनको पेंशन मिल सकता है। तो बोला कि एनी पेमेंट इन कनेक्शन विद गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी मेड till the rate at which the payment shall be made is intimated by the account officer। जब तक account officer के द्वारा रेट क्या है ना, रेट ऑफ पेमेंट, जब तक रेट ऑफ पेमेंट जो है इज नॉट इंटीमेटेड बाय अकाउंट्स ऑफिसर, नो पेमेंट शैल बी मेड बाय द डिसबर्सिंग ऑफिसर। जब तक कौन सा रेट में पेमेंट किया जाएगा अकाउंट ऑफिसर के द्वारा ये इंटीमेट नहीं किया गया, कौन सा केस में? इन कनेक्शन विथ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। जब तक गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कितना उनको पे मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, लीव सैलरी मिलेगा। चलिए इस टर्म को भी आप याद कर लीजिए, पे, अलाउंसेस, लीव सैलरी, है ना, रिवॉर्ड, ऑनरेरियम, है ना, पेंशन, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पेमेंट हो रहा है, पे, अलाउंस, लीव सैलरी, रिवॉर्ड, ऑनरेरियम, पेंशन, गवर्नमेंट गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी पेमेंट अगर करना है तो डिसबर्सिंग ऑफिसर को क्या चाहिए? अकाउंट्स ऑफिसर को पता कर लेना है कि कौन सा रेट में उनको पे करना है। क्लियर है? याद रहेगा?
रूल 23 यही बात बताता है। आगे आते हैं हम लोग रूल 24। रूल 24 ने हमको क्या बताया, तो बोला कि ये बताता है एरियर ऑफ क्लेम के बारे में, है ना। ये हमको क्या बताता है, अबाउट एरियर ऑफ क्लेम, कि कितने दिन के भीतर हमको क्लेम कर लेना है। तो बताइए कितने दिन के भीतर, प्रवीण जी बताइए, क्लेम करना है, कितने दिन के भीतर क्लेम करना है, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। इन जनरल सर्कमस्टेंसेस अंडर रूल 24 विद इन व्हाट पीरियड द क्लेम शैल बी प्रेफर्ड, विद इन 2 years, वेरी गुड, विद इन 2 years, 2 साल के भीतर नॉर्मल केसेस में क्लेम करना है। अगर इफ 2 years एक्सीड्स, इफ 2 years एक्सीड, है ना, अगर 2 साल एक्सीड कर गया तो क्या करना है हमको, किसका ऑथोराइजेशन चाहिए, किसका ऑथोराइजेशन चाहिए, ऑथोराइजेशन ऑफ, किसका ऑथोराइजेशन चाहिए बेटे, खाली अकाउंट ऑफिसर नहीं, बात को ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछेगा यहाँ पे, किसका ऑथोराइजेशन चाहिए, सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर का, सर्किल अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफिसर का ऑथोराइजेशन चाहिए, है ना। इफ 2 years एक्सीड्स, ऑथोराइजेशन ऑफ सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर इज रिक्वायर्ड। अब क्या बोला गया यहाँ पे और एक बात, अगर क्लेम जो है अंडर 500 है, अगर क्लेम जो है इट इज अंडर 500 और विद इन 3 years, विद इन 3 years, क्या सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर को इसके लिए प्री चेक करना है, इसके लिए प्री चेक करना है कि नहीं करना है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, नो प्री चेक इज रिक्वायर्ड, प्री चेक इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो अगर 500 के भीतर है, विद इन 3 years है, तो सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा कोई प्री चेक करने का आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़े। हाँ, अच्छा चलिए, ये अच्छी बात बोले हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए थे और 2-3 बात, जैसे कुछ केसेस है, कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ पे आपका आवश्यकता, ये आपका आउटसाइड द परव्यू हम बोल सकते हैं, आउटसाइड द परव्यू ऑफ रूल, आउटसाइड द परव्यू ऑफ रूल 24। कौन सा केसेस था, एक नंबर केस था पेंशन वाला, है ना। दूसरा केस था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। तो एक पेंशन वाला केस था, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से अगर हमको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका केस था, और तीसरा केस था अगर गवर्नमेंट का कोई स्पेशल रूल उस रिगार्डिंग है ना, अगर गवर्नमेंट का कोई स्पेशल रूल उस रिगार्डिंग दिया गया, उसमें बोला गया, तो भाई उस केस को भी इसके बाहर रखा गया। तो ये गया था पहला केस। और एक केस हम लोग देखे हुए थे, क्या था बताइए, और एक दो केस हम लोग देखे हुए थे, वो दो केस क्या था, कौन सा केस था बताइए। अरे हमारा तो उम्र हो रहा है, आप लोगों का तो अभी एज ज़्यादा हुआ नहीं, बच्चे हैं आप लोग, आप लोगों को अच्छे से बताना है। हाँ, ये वर्क चार्ज और एयर कैरियर बिल, है ना, इसको भी याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या क्या, एक हो गया वर्क चार्ज और एक हो गया एयर कैरियर बिल, तो ये दोनों है ऑल्सो नॉट कवर्ड, है ना। इसके लिए भी बोला गया सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर का ऑथोराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, वर्क चार्ज के लिए और आपका एयर कैरियर बिल के लिए। वर्क चार्ज के भीतर हम लोग क्या देखा, किसी भी प्रकार का जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग बनाया गया, कोई डिपार्टमेंटल बिल्डिंग किसी जगह पे बनाया गया, कोई किसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, है ना। तो इस जगह पे भी हमको नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, हम ये फ्रस्ट्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ठीक है ना, उम्मीद करते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ना, इस प्रकार से अगर कोई काम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क चार्ज, तो वो इसके बाहर है ना। या फिर किसी टेम्पोररी नेचर का वर्क भी कभी कभी बोला जाता है, टेम्पोररी नेचर का कोई वर्क है, तो ये सबको हम लोग वर्क चार्ज के भीतर लेते हैं। दूसरा क्या है, एयर कैरियर बिल, तो इन दोनों के लिए आपका सर्किल अकाउंट्स ऑफिसर का ऑथोराइजेशन जो है इट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर है, आगे बढ़े अभी।
बताइए अभी प्रवीण जी। अब बताइए इसके भीतर कौन सा चीज था जो आपका मतलब ऊपर ऊपर से जाने लायक था, है ना। तो चीज जो है आसान है, थोड़ा पहले भरोसा करना है आपको, ठीक है। भरोसा आपका रहेगा तो चीज आसान है, डरावना नहीं है। भरोसा अगर आपको नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए देखिएगा, किसी किसी को मैथ से डर लगता है और किसी किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है मैथ। मतलब डर मैथ में नहीं है, डर आप में है। ये बात को आप समझिए, है ना। डर जो है हमारे मन में है, उस सब्जेक्ट में नहीं है। सब्जेक्ट अगर मुश्किल होता तो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट कैसे बनता, है ना। तो ये बात हमको समझना है। और दूसरी बात और एक, हम जो लोग बच्चे लोगों को जब भी हम बात करते हैं तो बताते हैं कि हम लोग जब छोटे थे ना, तो उस टाइम पे हमको बहुत सारा चीज़ डरावना लगता था, मैथ्स हो जो भी चीज़ हो। पर अभी हमारा ब्रेन जो है बहुत मैच्योर है, तो हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, इसलिए डरना नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल 25। रूल 25 में क्या बताया गया, तो बोला कि द राइट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, है ना। तो दो चीज यहां पे लाया गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है या फिर डेली अलाउंस दिया जा रहा है। इसके लिए बोला गया अगर वो जो क्लेम है विद इन 60 डेज नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, द क्लेम शैल बी फोरफिटेड, है ना, और डीम टू बी रिलिंक्विस्ड, मान लिया जाएगा भाई तुम्हारा क्लेम जो है खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू ट्रेवलिंग अलाउंस इंक्लूडिंग डेली अलाउंस इज फोरफिटेड इफ द क्लेम इज नॉट प्रिफर्ड विद इन 60 डेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हमने अपना टीए बिल का जो क्लेम है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस का जो क्लेम है, डेली अलाउंस का जो क्लेम है, अगर 60 दिन के भीतर नहीं प्रेफर किया तो क्या हो जाएगा, इट शैल बी ट्रीटेड एज फोरफिटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोले कि क्लेम फॉर ट्रैवल, अरे मेरा फोन है ये हैंग कर गया। चलिए आगे क्या बताया गया, एक मिनट वेट करिए। बोला कि क्लेम फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विच हैज बीन अलाउड to remain in abeyance for a period exceeding 1 year should be investigated by the head of the department concerned। अगर किसी कारणवश किसी का जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह है, इसको अगर 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए एबेंस में रखा गया, मतलब पेमेंट नहीं किया गया, है ना, चीज़ जो है सब था बट वो आपका इट वॉज केप्ट इन एबेंस, तो अगर वो 1 साल एक्सीड कर जाता है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो ये क्लेम ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विच हैज बीन अलाउड टू रिमेन इन एबेंस, किसी भी पर्टिकुलर कारण से हो, मान लीजिए कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड हो या फिर कुछ और कारण से हो, अगर हमारा जो पेमेंट है वो आपका एबेंस में है, केप्ट इन एबेंस मतलब उसका नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उस जगह पे अगर 1 साल एक्सीड कर जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो आपका रिक्वायर्ड है। तो ये एक बात आपका यहाँ पे बताया गया है जो सवाल पूछने लायक है। आगे आते हैं हम लोग रूल 26 में। रूल 26 हमको क्या बताता है, तो बोला कि क्लेम्स ऑफ डिपार्टमेंट अगेंस्ट द रेलवेज। देखिए आरएमएस के साथ हम लोगों का समझौता है ना, हम लोगों का ये है, तो आरएमएस के माध्यम से हम लोग बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह भेजते हैं, इसके लिए कुछ पैसा हम लोग ले देते हैं। जिस पैसे को किस चार्ज, क्या नाम है उसका बताइएगा कि कैसे हम लोग उसका पेमेंट करते हैं, इसके लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है, आरएमएस को कैसे हम पे करेंगे उसके लिए कुछ चार्जेस हम कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कोई बताइएगा, याद है किसी को। उसको हम लोग बोलते हैं हॉलेज चार्ज। क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉलेज चार्ज, ठीक है। आगे हम लोग जब वॉल्यूम 7 पढ़ेंगे तो उस टाइम पे, वॉल्यूम 5 पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग हॉलेज चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बोला जा रहे थे क्लेम्स ऑफ डिपार्टमेंट अगेंस्ट द रेलवेज फॉर ओवर चार्ज। अब मान लीजिए किसी जगह पे रेलवे ने क्या कर लिया, ज़्यादा पैसे ले लिया,
है ना। तो डिपार्टमेंट का क्लेम बनता है रेलवे के पास कि भाई तुम ओवर चार्ज किए हो, पैसा वापस करो। या फिर दूसरा कभी कभी केस ऐसा हो सकता है कि हमारा डिपार्टमेंट ने रेलवे को कम पैसा दिया, मतलब अंडर चार्ज हो गया, चार्ज जो है कम दिया गया। तो अगर कभी भी इसको मिलता है, ऐसा केसेस कभी भी आता है, तो बोला जी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एडमिटेड इफ द क्लेम इज प्रिपेयर्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। जिस दिन बिल प्रेजेंट किया गया, है ना, रेलवे ने हमको बिल दिया कि भाई तुम्हारा इतना। 6 में हमारा बताया गया ओवर पेमेंट और आपका अंडर पेमेंट रेलवे के पास कहाँ पे बताया गया, रूल 26 में।
ना जो पावर उनको वेस्ट किया गया, वो इसको रीडेलीगेट कर सकता है किसके पास? टू द हेड ऑफ द सर्किल। तो बेसिकली फंडा क्या हुआ? ऑर्डर चाहिए था डीजी।
The bill will have to be pre-audited under Rule 25। कोई क्लेम ड्यू था और 2 साल के भीतर उन्होंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, वो क्लेम को प्रेफर नहीं किया, तो बोला जी अगर 2 साल एक्सीड हो जाता है, जैसे हम लोग रूल 25 में प्री ऑडिट के बारे में देखे थे, है ना, तो सेम चीज आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं लीव सैलरी। तो ये लीव सैलरी से भी एक सवाल आपका पूछ सकता है, मैं आपको बताऊंगा। बोला जी सिंस द क्लेम फॉर लीव सैलरी अराइजेज व्हेन द ऑफिशियल एंजॉयज लीव, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी में रहता है उसी टाइम उसी पीरियड के लिए उनको लीव सैलरी दिया जाता है, तो जिस दिन वो छुट्टी में जाता है ना, उसी दिन से ये 2 साल का काउंटिंग स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि जब लीव सैंक्शन होगा वहां से काउंट होगा। तो यहां से मैंने अप्लाई किया छुट्टी के लिए, मतलब मैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर से हम छुट्टी में चले गए, सैंक्शन कब हुआ, इस तारीख को हम छुट्टी से वापस आए और यहाँ पे सैंक्शन हुआ, तो ये 2 साल मेरे यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगा, 2 साल मेरे यहाँ से कैलकुलेट होगा। मतलब जब मैं छुट्टी में गया, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बाद में अप्लाई करते हैं, उस केस में भी जिस दिन से आप छुट्टी लीजिएगा वहां से ही 2 साल का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं रूल 28। क्या बताया गया, बोला कि ओल्ड क्लेम्स द कनेक्टेड रिकॉर्ड्स ऑफ विच हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द सर्किल अकाउंट ऑफिस एंड which cannot be verified by the circle accounts officer may be paid if sanctioned by government। तो मान लीजिए हमने क्या देखा था कि 6 साल से भी बाद हो गया, तो वहां पे हमको देखना रहता है अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए हमारा सर्टिफिकेट जो है हम डिस्ट्रॉय कर दिए, खत्म कर दिए, तो वहां पे भी पेमेंट किया जा सकता है, बट कंडीशन इज दैट द पेमेंट विल बी सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा उस अमाउंट को सैंक्शन किया जाएगा, डिपार्टमेंट के पास ये पावर नहीं रहेगा। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कोई भी जब हम आइटम को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, है ना, कोई भी, तो उस जगह पे एक रजिस्टर हमको मेंटेन किया जाता है जहां पे हम नोट करते हैं कि कौन सा आइटम को हमने डिस्ट्रॉय किया, उसका नंबर क्या है ना। बात क्लियर है ना, कोई भी रजिस्टर को, कोई भी आइटम को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो एक रजिस्टर में हम लोग उसके नाम नोट करते हैं कि कौन सा आइटम हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस रजिस्टर को क्या नाम दिया जाता है बताइए, याद है किसी को, याद तो होना चाहिए। ये परमानेंट रजिस्टर भी होता है, हम लोग आगे भी डिस्कस किए हुए हैं, ये परमानेंट रजिस्टर भी होता है। क्या नाम है उसका, एसीजी, अभी भी याद नहीं आ रहा है, इसका नाम है एसीजी। हाँ, विदाउट रजिस्टर आप बोल सकते हैं, फॉर्म नंबर हम पूछे हैं प्रवीण जी, इसका फॉर्म नंबर है एसीजी 91, याद रहेगा, ये आपका नंबर रहेगा ACG 91। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ACG 91 जो होता है ये विदाउट रजिस्टर आप बोल सकते हो, जहाँ पे कोई भी आइटम को जब हम विदाउट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका डिटेल्स इसमें रखा जाता है। तो मान लीजिए कि कौन सा कि हमारा मेडिकल बिल था, उसने किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भाई वो भी इसमें नोट होना चाहिए ACG 91 में कि हाँ ये चीज़ जो है डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये हमको याद रखना, ये आपका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ये क्या होता है आपका परमानेंट रिकॉर्ड होता है। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, कल आप लोगों का जितना हमको अभी तक ये है, हो सकता है कल आप लोगों का जनरल जो हमारा क्या बोलते हैं रीजनिंग का क्लास कल या परसों में आप लोगों का लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही टाइम वगैरह शेयर कर दूंगा। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत देर से पढ़े, बट बहुत कम पढ़े, पर मैं उम्मीद करता हूँ जितना आप लोग पढ़े हो ये आपको याद रहेगा, है ना, याद रहेगा या भूल जाइएगा। कहाँ गए सब, चलिए ठीक है, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच अभिजीत जी, प्रवीण जी, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट कविता जी।